नमस्कार, मैं संजय कुमार। किस्से वाला आप देख रहे हैं हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। किस्से वाला लाया है दास्तान हिंदुस्तान और किस्सा दुनिया जहान। सत्यजीत राय न सिर्फ महान निर्देशक और फिल्मकार थे बल्कि बहुत बड़े कहानीकार भी। आइए सुनते हैं उनकी रहस्य कथा कैलाश चौधरी का पत्थर। देख तो कार्ड कैसा छपा है। फेलुदा ने अपने मनी बैग से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर मुझे देखने के लिए दिया। देखा, उस पर अंग्रेजी में छपा है प्रदोष सी मीटर, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। समझ गया, अब फेलुदा अपनी जासूसी फैलाना चाहता है, और ऐसा वह क्यों न करे। बादशाही अंगूठी के शैतान को फेलुदा ने जिस तरह से काबू में किया था, उस बात को तो वो बड़े घमंड के साथ डंक की चोट पर कह सकता है, जबकि उसके बदले उसने सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड ही तो छपाया है। फेलुदा का नाम अपने आप फैल चुका था। मुझे मालूम है कि इस बीच उसने 2-3 सनसनीखेज घटनाओं के लिए जासूसी करने का ऑफर मिला था, मगर उनमें से कोई उसके मन के लायक न होने के कारण उसने सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए थे। फेलुदा ने कार्ड को बैग के अंदर रख दिया, फिर अपने पांवों को मेज पर फैलाकर कहा, बड़े दिनों की छुट्टियों में थोड़ा दिमागी काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, क्या कोई नया रहस्य तुम्हारे हाथ लगा है? फेलुदा की बातें सुनकर मैं भीषण उत्तेजना महसूस कर रहा था, पर बाहरी तौर पर मैंने इसे जाहिर नहीं होने दिया। फेलुदा ने अपनी पैंट की बगल वाली जेब से एक डब्बा निकाला और उसमें थोड़ी सी मद्रासी सुपारी निकाल कर मुंह के अंदर डालते हुए कहा, लगता है तुम बहुत ही एक्साइटेड हो, हैं? ये बात फेलुदा की समझ में कैसे आ गई? फेलुदा ने खुद ही मेरे सवाल का जवाब दिया, तू सोच रहा है कि मैं कैसे समझ गया? आदमी चाहे अपने मनोभाव को छिपाने की लाख कोशिश क्यों न करे, अपने बाहरी छोटे से छोटे हाव भाव के कारण वो पकड़ में आ जाता है। जब मैंने बात तुझसे कही थी, तू एक उबासी लेने जा रहा था, लेकिन मेरी बातें सुनकर तुमने अपना मुंह थोड़ा सा खोलकर ही बंद कर दिया। तो अगर मेरी बातें सुनकर उत्तेजित नहीं हुआ होता तो फिर तू स्वाभाविक तौर पर उबासी लेता, बीच में ही न रुकता। फेलुदा के इस तरह के कारनामे सचमुच हैरत में डाल देते हैं। उनका कहना था, अगर ऑब्जर्वेशन की क्षमता न हो तो जासूस बनना कोई मायने नहीं रखता। इस मामले में जो दो टूक बातें करनी चाहिए, शर्लक होम्स कह गया है। हमारा काम इतना ही है कि हम उनका अनुसरण करें। मैंने पूछा, किस काम के चलते तुम्हें दिमागी मशक्कत करनी पड़ेगी, ये तो बताओ। फेलुदा ने कहा, तूने कैलाश चौधरी का नाम सुना है? श्यामपुकुर के कैलाश चौधरी का? नहीं, मैंने नहीं सुना है। कलकत्ते में इतने नामी आदमी हैं, उनमें से कितनों का नाम मैंने सुना है भाई, और अभी मेरी उम्र 16 ही साल तो है। फेलुदा ने सिगरेट जलाया और कहा, वे राजशाही के नामी जमींदार थे। कलकत्ते में उनका अपना मकान है। जब पाकिस्तान बना वे यहाँ चले आए। कैलाश बाबू वकालती करते हैं। इसके अलावा शिकारी होने के नाते उन्होंने खूब नाम कमाया है। शिकार से संबंधित उनकी 2 किताबें भी हैं। यही कुछ दिनों पहले की बात है। जल्दापाड़ा के रिजर्व फॉरेस्ट की एक हाथी पागल होकर उधम मचा रहा था। वे वहां गए और उसे मारा। अखबारों में उनका नाम छपा। मगर तुम्हें दिमागी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है? उनके जीवन का कोई रहस्य है क्या? फेलुदा ने कोई जवाब न देकर अपने कोट के बुक पॉकेट से एक चिट्ठी निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दिया। पढ़कर देख ले। मैंने चिट्ठी खोलकर देखा, उसमें लिखा था, सेवा में श्री प्रदोष चंद्र मित्र महोदय, अमृत बाजार पत्रिका में आपका विज्ञापन देखकर मैंने तय किया है कि आपको चिट्ठी लिखूं। आप उपयुक्त पते पर आकर मुझसे मिलने का कष्ट करें तो आभारी हूँगा। मिलने पर ही कारण बताऊंगा। मैं यह पत्र आपको एक्सप्रेस डिलीवरी से भेज रहा हूँ। यह आपको कल ही मिल जाएगा। मैं परसों
यानी शनिवार को 10 बजे आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भवदीय कैलाश चंद्र चौधरी। चिट्ठी पढ़ने के बाद मैं बोला, शनिवार 10 बजे का मतलब आज ही और 1 घंटे के बाद। फेलुदा ने कहा, मैं देख रहा हूं तुम में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तारीख तुझे ठीक से याद रहती है। इसी बीच मेरे मन में एक संदेह पैदा हो चुका था। मैंने पूछा, तुम्हें ही बुलाया है तो ऐसे मैं और कोई दूसरा तुम्हारे साथ? फेलुदा ने चिट्ठी मेरे हाथ से लेकर उसे सावधानी से मोड़ा और उसके बाद जेब में रखते हुए बोले, चूंकि तेरी उम्र कम है इसलिए तुझे साथ ले जा सकता हूँ, क्योंकि तुझे बड़े बूढ़े के तौर पर वो लोग नहीं लेंगे और तेरे सामने बोलने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, आपत्ति नहीं होगी, और अगर वे आपत्ति करें तो तू बगल के कमरे में मेरा इंतजार करना। उस बीच हम बातचीत खत्म कर लेंगे। मेरा कलेजा धड़धड़ाने लगा। सोच रहा था छुट्टियों में क्या करूं। अब लगता है कि छुट्टियां मजे में गुजर जाएंगी। अब 10 बजने में 5 मिनट बाकी थे। हम ट्राम से कॉर्नवालिस स्ट्रीट और श्याम पुकुर स्ट्रीट के मोड़ पर पहुंचे। रास्ते में फेलुदा एक बार ट्राम से नीचे उतरा था और उसने दासगुप्त एंड कंपनी से कैलाश चौधरी द्वारा लिखी गई शिकार की पुस्तक खरीद ली थी। पुस्तक का नाम था शिकार का नशा। रास्ते में उसने पुस्तक को उलट पलट करके देखा। ट्राम से उतरते समय उसे कंधे में लटकती झोली में रखकर बोला, पता नहीं ऐसे हिम्मतवर आदमी को जासूस की जरूरत क्यों पड़ गई। 51 नंबर श्याम पुकुर स्ट्रीट पुराने जमाने का एक गेट वाला मकान है जिसे अट्टालिका कहा जाता है। सामने की तरफ के बागीचे, फव्वारे और पत्थर की मूर्ति को पार करने के बाद जब हमने दरवाजे पर की कॉलिंग बेल को दबाया, आधी मिनट के दरमियान में हमें पैरों की आहट सुनाई दी। दरवाजा खुलने पर हमारी नजर एक भले आदमी पर पड़ी। उनको देखकर मुझे लगा कि कैलाश बाबू नहीं हो सकते, क्योंकि शेर का शिकार करने वाले आदमी का चेहरा इतना असहाय नहीं हो सकता है। वे मझोले कद के, मोटे छोटे, गोरे रंग के आदमी, उम्र 30 से ज्यादा नहीं होगी। आंखों से सरलता और बचपने का भाव टपक रहा है। देखा उनके हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। आप लोग किससे मिलना चाहते हैं? उनकी आवाज औरतों की तरह महीन और कोमल है। फेलुदा ने कार्ड निकालकर उन्हें थमा दिया। कैलाश बाबू से मेरा अपॉइंटमेंट निश्चित हुआ है। उन्होंने मुझे पत्र लिखा था। उन्होंने कार्ड पर सरसरी दृष्टि डाली और बोले, अंदर चलिए। दरवाजे से घुसते हुए हमने सीढ़ियां तय की और एक दफ्तर नुमा कमरे के अंदर पहुंचे। उन्होंने हमसे इंतजार करने को कहा। आप लोग जरा बैठ जाएं, मैं मामा जी को सूचना दे आता हूं। एक बहुत ही पुरानी काले रंग की मेज के सामने हम हत्थे वाली कुर्सियों पर बैठ गए। कमरे के 3 ओर अलमारियों में किताबें भरी हुई थी। सामने की मेज पर निगाह पड़ते ही मैंने एक मजेदार चीज देखी। 3 अदद स्टैम्प्स एल्बम एक के ऊपर एक स्तूपाकार रखे हुए थे और एक एल्बम खुली हुई हालत में पड़ी है जिसमें डाक टिकटों की कतारें हैं। बहुत से डाक टिकट सेलोफेन के छोटी छोटी थैलियों में रखे हुए हैं। इसके अलावा स्टैंप जमा करने वालों की जरूरत आने वाली बहुत सी चीजें वहां रखी थी, जैसे हिंज है, चमचा, छोटी चिमटी, कैटलॉग वगैरह वगैरह। अब समझ में आया कि वो सज्जन जो रिसीव करने आए थे वो अपने हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास को इसी काम के लिए इस्तेमाल में लाते होंगे और वे ही हैं इन स्टैंपों के संग्रहकर्ता। फेलुदा भी उन्हीं चीजों की ओर ताक रहा था, मगर उसकी बाबत हम दोनों में कोई बातचीत हो कि इसके पहले ही वो सज्जन लौट आए। उन्होंने कहा, आप लोग बैठक में चलकर बैठिए, मामा जी अभी अभी आ चले। बैठक में हमारे सिर के ऊपर बड़े बड़े झाड़ फानूस लटके थे। हम वहां सफेद गिलाफ में ढके एक सोफे पर बैठ गए। कमरे के चारों ओर पुरानी धनाढ़ता की छाप थी। एक बार मैं अपने पिताजी के साथ बेलाघाट के मालिकों के घर पर गया था। वहां भी इसी तरह का असबाब, पेंटिंग, मूर्तियां और गुलदस्ते देखे थे। इसके अलावा उस कमरे में फर्श पर रॉयल बंगाल टाइगर की एक खाल थी और दीवार पर 4 हिरणों, 2 चीतों और एक भैंसों के सिर भी थे। लगभग 10 मिनट बैठने के बाद एक मध्यवयस्क परंतु जवान जैसा दिखने वाला
सज्जन कमरे में आया। उसका रंग गोरा था, नाक के नीचे पतली मूछें, देह पर रेशमी पंजाबी पजामा और ड्रेसिंग गाउन। हम दोनों ने खड़े होकर उन्हें नमस्कार किया। मुझ पर नजर पड़ते ही उनकी बाहों पर बल पड़ गए। फिरोजा ने कहा, ये मेरा चचेरा भाई है। हम लोगों के बगल के सोफे पर बैठकर बोले, आप दोनों क्या साथ साथ जासूसी करते हैं? फिरोजा ने हंसकर कहा, जी नहीं, पर इसे घटना चक्र ही कह सकते हैं कि मेरे जितने भी केस कर चुके हैं, तपेश मेरे साथ रहा है हमेशा। वो कभी किसी परेशानी में नहीं डालता है। ठीक है अवनीश, तुम जा सकते हो। इन लोगों के लिए नाश्ते का इंतजाम करो। स्टैम्प संग्रह करने वाले सज्जन दरवाजे के सामने खड़े थे। अपने मामा जी का आदेश सुनकर वे चले गए। कैलाश चौधरी ने फिरोजा की ओर ताकते हुए कहा, आप कुछ अन्यथा मत लें। मेरी चिट्ठी क्या आप अपने साथ लाए हैं? फिरोजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं प्रदोष मित्र हूं या नहीं, आप इसी का सबूत चाहते ना? ये रही आपकी चिट्ठी। फिरोजा ने अपनी जेब से कैलाश बाबू की चिट्ठी निकालकर उनके हाथ में रख दी। उन्होंने उसे एक बार सरसरी निगाहों से देखा और थैंक यू कहकर फिरोजा को वापस कर दिया। इतनी सावधानी बरतनी ही चाहिए। खैर, शायद आप जानते होंगे कि मैं एक शिकारी की हैसियत से प्रसिद्ध हूं। फिरोजा ने कहा, जी हां। कमरे की दीवार पर जो जानवरों के सर लगे हुए थे उसकी ओर उंगलियों से इशारा करते हुए बोले, इन सबों का शिकार मैंने ही किया है। जब मैं 17 साल का था मैंने बंदूक चलाना सीखा और उसके पहले एयरगन से चिड़ियों का शिकार करता था। आमने सामने की लड़ाई में कभी जानवर मुझे मात नहीं कर सका है, लेकिन जो दुश्मन अदृश्य और अज्ञात रहता है वो मुझे बड़ा ही परेशान करके मारता है। वे फिर चुप हो गए। मेरा कलेजा फिर धड़कने लगा। मुझे मालूम है कि अभी वे रहस्य की बातें बताएंगे, मगर वे इतने तौर तरीके से धीरे धीरे असली बातों की ओर जा रहे थे कि सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। कैलाश बाबू ने फिर से कहना शुरू किया, आपकी उम्र इतनी कम हो सकती है मुझे मालूम नहीं था। आपकी उम्र कितनी है? फिरोजा ने कहा, 28। पर आप पर मैं किस काम का भार सौंपने जा रहा हूं, यह आपके लिए कितना मुमकिन है पता नहीं। इस मामले में मैं पुलिस की सहायता नहीं लेना चाहता, क्योंकि इससे पहले एक मामले में सहायता मांगने पर मैं धोखा खा चुका हूं। पुलिस अक्सर असली काम के बजाय बेकार के काम करने लगती है, और ये बात भी सही है कि नौजवानों को मैं अश्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखा करता हूं। मुझे इस बात पर विश्वास है कि कच्ची उम्र में अगर बुद्धि परिपक्व हो तो बहुत ही जोरदार हुआ करती है। अब कैलाश बाबू को चुप रहने का मौका देकर फिरोजा गला खंखार कर बोला, घटना क्या है, अगर वही बताएं तो। कैलाश बाबू ने इस बात का जवाब न देकर अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और उसे फिरोजा को देते हुए बोले, देखिए, इसे पढ़कर आपकी समझ में क्या बात आती है? फिरोजा ने जैसे उस कागज को खोला, मैंने झुककर उस पर सरसरी निगाह दौड़ाई। उसमें अंग्रेजी में जो कुछ लिखा था उसका अर्थ यह था कि पाप का भार मत बढ़ाओ। जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उसे तुम आगामी सोमवार को तीसरी पहर 4 बजे के पहले ही विक्टोरिया मेमोरियल के दक्षिणी फाटक के 20 हाथ अंदर रास्ते की बाईं ओर लिली के फूलों की पहली कतार के पहले पौधे के नीचे रख जाना। अगर आदेश को नहीं मानोगे या पुलिस बुलाने की गलती करोगे तो इसका नतीजा ठीक नहीं होगा। अपने दूसरे शिकारों की तरह तुम भी शिकार में बदल जाओगे। ये बात गांठ बांधकर रख लो। आपकी समझ में क्या बात आती है? कैलाश बाबू ने गंभीर स्वर में पूछा। फिरोजा कुछ देर तक उस पत्र को ध्यान से देखता रहा। उसके बाद बोला, हाथ की लिखावट बिगाड़ी गई है, क्योंकि एक ही अक्षर को 2-3 जगहों पर 2-3 तरह से लिखा गया है और नए पैड के पहले पन्नों पर पत्र लिखा गया है। ये आपने कैसे मालूम किया? पैड के कागज पर लिखने से उसके बाद के पन्ने पर पहले की लिखावट की कुछ छाप रह जाती है। यह पन्ना बिल्कुल चिकना है। वेरी गुड। और कुछ? इसको देखकर कुछ और कहना तो असंभव है, पर ये क्या, यह खत आपको डाक से मिला था?
हाँ, पार्क स्ट्रीट के डाकघर की मुहर लगी है। ये पत्र मुझे 3 दिन पहले मिला था। आज शनिवार है, 20 तारीख। फेलूदा ने चिट्ठी लौटाते हुए कहा, अब मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आपके बारे में सिवा आपकी कहानियों से संबंधित बातों के मुझे कुछ और मालूम नहीं है। ठीक है, पूछिए। मुंह में मिठाई डालते हुए पूछिए। नौकर चांदी की प्लेट में रसगुल्ला और इमरती रख गया था। फेलूदा को खाने के लिए कहना नहीं पड़ता है। उन्होंने चट से एक पूरे रसगुल्ले को मुंह के अंदर डालकर कहा, चिट्ठी में जिस वस्तु का उल्लेख है वह क्या है? कैलाश बाबू ने कहा, बात क्या है बताता हूं। जिस चीज पर मेरा अधिकार न हो वैसी कौन सी चीज मेरे पास है, मैं खुद नहीं जानता। इस घर में जितनी भी चीजें हैं उन्हें या तो मैंने खुद खरीदा है या वे मेरी पैतृक संपत्ति है। उनके बीच ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे वसूलने के लिए मुझे कोई इस तरह का पत्र लिख सकता हो। तब हाँ, मेरे पास एक चीज ऐसी है जिसे आप कीमती और लालच पैदा करने वाली चीज कह सकते हैं। वो चीज क्या है? एक पत्थर। पत्थर? कीमती पत्थर। आपने खरीदा है? नहीं, खरीदा नहीं है। तो फिर क्या वो आपका खानदानी पैतृक संपत्ति है? नहीं नहीं, ये पत्थर मुझे मध्य प्रदेश के चांदा के पास एक जंगल में मिला था। एक शेर का पीछा करते हुए हम लोग 3-4 आदमी एक जंगल में घुस रहे थे। आखिर में वो शेर मारा गया। पास में ही एक बहुत पुराने, बहुत ही टूटे फूटे और एक तरह से बेकार छोड़ दिए गए मनदेव मंदिर में एक देवता के सर पर ये पत्थर जड़ा हुआ था। शायद इसके बारे में हम लोगों को पहले किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ वहां मिल सकता है। तो उस पत्थर को क्या आपने ही सबसे पहले देखा था? मंदिर पर सबकी निगाह गई थी, पर पत्थर को पहले मैंने ही देखा था। उस बार आपके साथ साथ कौन थे? उस बार आपके साथ कौन कौन थे? देखिए, राइट नाम का एक अमेरिकी नौजवान था, किशोरी लाल नाम का एक पंजाबी और मेरा भाई केदार। आपके भाई भी शिकार किया करते हैं? करता था, अब करता है या नहीं पता नहीं मुझे। 4 बरस से वो तो विदेश में है। विदेश का क्या मतलब? देखिए, विदेश का मतलब स्विट्जरलैंड में घड़ी का कारोबार करता है। जब आपको पत्थर मिला था, आप लोगों में उसके लिए छीना झपटी नहीं हुई थी? नहीं, क्योंकि इसकी कितनी कीमत हो सकती है उसकी जानकारी मुझे तब हासिल हुई जब मैंने कलकत्ता लौटने के बाद उसे जौहरी को दिखाया। उसके बाद इस बात का पता किस किस को चला कि आपने जौहरी को दिखाया है पत्थर को? मैंने ज्यादा आदमियों से नहीं कहा था। यूं भी मेरे सगे संबंधी ज्यादा नहीं है। मैंने अपने 2-4 वकील मित्रों से कहा था, और शायद मेरे भांजे अवनीश को ये बात मालूम है। तो वो पत्थर आपके घर में ही है? हाँ, पत्थर मेरे कमरे में ही है। इतनी कीमती चीज को आपने बैंक में क्यों नहीं रखा? बैंक के लॉकर में रखते। नहीं, एक बार रखा था। जिस दिन मैंने रखा उसके दूसरे दिन मोटर दुर्घटना हुई और मैं मरते मरते बचा। उसके बाद मेरे मन में ये धारणा बैठ गई कि अगर अपने पास नहीं रखूंगा तो मेरे दुर्भाग्य के दिन आ जाएंगे, और यही वजह है कि मैं बैंक से उसे वापस ले आया। फेलूदा का खाना खत्म हो चुका है। उसकी भौहों की ओर ताकने पर मेरी समझ में बात आ गई कि उसने अब सोचना शुरू कर दिया है। उसने पानी पीकर रुमाल से अपना मुंह पोंछा और बोला, आपके घर में और कौन कौन है? मैं हूं, मेरा भांजा अवनीश है और मेरे 3 पुराने नौकर हैं। इसके अलावा मेरे पिताजी भी हैं, मगर वे बिल्कुल नाकाम हो चले हैं। एक नौकर हमेशा उनके लिए तैनात रहता है। अवनीश बाबू कौन सा काम करते हैं? कुछ खास नहीं, डाक टिकटों का संग्रह करने का उन्हें नशा है। उनका कहना है कि वो डाक टिकटों की एक दुकान खोलेंगे। फेलूदा ने कुछ देर तक सोचा और फिर मन में कुछ हिसाब लगाते हुए कहा, आप क्या यही चाहते हैं कि पत्र लिखने वाले का पता लगा दूं? कैलाश बाबू जोर से हंस पड़े और उसके बाद बोले, आप समझ ही गए होंगे कि इस उम्र में किसी को इस तरह की अशांति कहीं अच्छी लग सकती। उसने न केवल चिट्ठी लिखी है बल्कि कल रात टेलीफोन किया था। अंग्रेजी में उसी बात को जो चिट्ठी में लिखी दोहरा रहा था। उसकी आवाज पहचान में नहीं आई। जानते हैं क्या कहा? कि अगर मैं जो बात चिट्ठी में लिखी है उसी स्थान पर, उसी जगह पर, उसी बताए समय के बीच उस चीज को वहीं पर नहीं रख करके आऊंगा तो मेरे घर पर आकर मुझे घायल कर जाएगा, मार डालेगा।
फिर भी मैं इस पत्थर को अपने से अलग करने के लिए राजी नहीं हूं। देखिए, हालांकि वो मुझको धमकियां दे रहा है, लेकिन एक बात भी समझ में आती है कि कोई बहुत बदनाम आदमी है, और अगर इस तरह का आदमी है कि बदमाश है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी के चीज के लिए उसे इस तरह धमकी दे? जरा इसे आप सोचें और फिर तय करें। उपाय तो एक ही है, 22 तारीख की शाम के वक्त विक्टोरिया मेमोरियल के पास छिपकर बैठे रहना। उसे आना ही है, वो खुद नहीं भी आ सकता है, उससे कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। जो भी आकर लिली के पौधे के पास चलकर काटे, वह अगर असली आदमी ना भी हो तो उसे पकड़ने से असली आदमी के बारे में पता चलना मुश्किल नहीं है। मगर आप असली बात नहीं समझ रहे हैं। वो खतरनाक आदमी भी हो सकता है। जब वो देखेगा कि लिली के पौधे के नीचे पत्थर नहीं है, तब वो क्या रुख अख्तियार करेगा, कहा नहीं जा सकता। इसके बजाय 22 तारीख के पहले, यानी आज या कल के बीच, अगर ये मालूम हो जाए कि वो आदमी कौन है तो बहुत ही अच्छा रहे। इस चिट्ठी और कल के उस टेलीफोन से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है क्या? फेलुदा ने सोफे से उठकर टहलना शुरू कर दिया है। वो बोला, चिट्ठी में लिखा है, जासूस की सहायता लेने से उसका नतीजा भला नहीं होगा, चाहे मैं कुछ करूं या न करूं। मगर आपने क्योंकि मुझे बुलाया है, इसलिए आप पर विपत्ति आने की आशंका है। आप बल्कि इस पर सोचकर देख लें कि आपको हमारी सहायता चाहिए या फिर नहीं चाहिए। सर्दी रहने के बावजूद कैलाश बाबू ने अपने माथे पर छलक आए पसीने की बूंदों को पोंछा और बोले, आपको और आपके भाई को देखकर कोई नहीं सोचेगा कि आप लोगों का जासूसी से कोई रिश्ता है। यही एक सुविधा है। चाहे लोगों को आपका नाम मालूम हो, पर वे क्या आपके चेहरे से परिचित हैं? ऐसा लगता नहीं है। इसलिए उस मामले में मुझे कोई डर नहीं है। अगर आप राजी हैं तो इस काम को स्वीकार लें, मैं आपको उचित मेहनताना दूंगा। थैंक यू। तब हाँ, जाने से पहले एक बार उस पत्थर को देखना चाहता हूं। जरूर जरूर। कैलाश बाबू का पत्थर उनके शयन कक्ष की अलमारी में रहता है। हम लोगों ने उनके पीछे पीछे चलकर पत्थर की बनी सीढ़ियां तय की और 2 मंजिले पर पहुंचे। सीढ़ियां एक लंबे अंधेरे बरामदे में जाकर खत्म हुई। उनके दोनों ओर लाइन से लगभग 10-12 कमरे हैं। बहुत से कमरों में ताले लगे हैं। चारों तरफ एक खामोशी रेंग रही है। वहां किसी आदमी के न रहने के कारण थोड़ी सी आवाज होती है तो उसकी प्रतिध्वनि गूंजने लगती है। बरामदे के अंतिम हिस्से पर दाहिनी तरफ का जो कमरा है वो कैलाश बाबू का शयन कक्ष है। हम लोग जब बरामदे के बीचों बीच पहुंचे तो देखा बगल के एक कमरे का दरवाजा अध खुला है और उसके अंदर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी गर्दन बढ़ाए मटमैली आंखों से हमारी ओर ताक रहा है। उसे देखते ही मुझे एक भय समा गया। कैलाश बाबू बोले, आप ही मेरे पिताजी हैं। आपका दिमाग ठीक नहीं है, हर वक्त इधर उधर झांकते रहते हैं। जब हम उनके निकट पहुंचे, बूढ़े की आंखों पर नजर जाते ही मेरा खून पानी हो गया। वे उसी भयावह दृश्य से कैलाश बाबू की ओर ताक रहे थे। अपने पिता के कमरे को पार कर जब कुछ दूर गए तो कैलाश बाबू बोले, मेरे बाबूजी को सभी पर गुस्सा है। उनका मानना है सभी उनकी अवहेलना करते हैं। दरअसल उनकी देखरेख में किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती जाती है, लेकिन उन्हें लगता है ऐसा ही है। कैलाश बाबू कमरे में एक ऊंचा सा पलंग देखा। पलंग के सिरहाने कमरे के कोने में अलमारी थी। दराज में से एक नीले रंग का मखमली बक्सा निकाला और बोले, संत रामदास की दुकान से बक्सा इसलिए खरीदा था कि इसमें पत्थर रखूं। बक्सा खोलकर उसमें नील और हरे रंग से मिला जुला लीची के आकार का एक झलमलाता पत्थर निकालकर फेलुदा के हाथ में दे दिया और बोले, इसे ब्लू बेरिल कहते हैं, ब्राजील देश में मिलता है। ये मैं बड़े भरोसे से कह सकता हूं कि इतने बड़े ब्लू बैरल कम से कम इंडिया में तो नहीं मिलेंगे, ब्राजील में भी बहुत कम मिलेंगे। फेलुदा ने पत्थर को हाथ में लेकर उलट पुलट करके देखा और फिर वापस कर दिया। कैलाश बाबू ने अपनी जेब से मनी बैग निकाला और उसके बाद मनी बैग से 10 रुपए के 5 नोट निकालकर फेलुदा की ओर बढ़ाते हुए बोले, ये बतौर पेशगी है, काम हो जाए तो बाकी पैसा चुका दूंगा। थैंक यू कहकर फेलुदा ने नोटों को अपनी जेब के हवाले किया। अपनी आंखों के सामने मैंने उसे पहली बार रुपया कमाते हुए देखा। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त फेलुदा बोला, आपको चिट्ठी मुझे सौंपनी होगी, मैं अवनीश बाबू से 2-4 बातें करना चाहता हूं।
जब हम नीचे पहुंचे ठीक उसी समय बैठक में टेलीफोन की घंटी टनटना उठी। कैलाश बाबू ने आगे बढ़कर टेलीफोन उठाया। हेलो। उसके बाद कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ा। हम ज्यों ही बैठक के अंदर पहुंचे कैलाश बाबू को बुझे हुए चेहरे में पाया। उन्होंने टेलीफोन रखकर कहा, वही आदमी फिर धमकियां दे रहा था। क्या कह रहा था? अब किसी तरह का संदेह नहीं रहने दिया। इसका मतलब? कहा, मैं क्या चाहता हूं शायद समझ ही रहे होगे। चादा के जंगल के मंदिर में जो चीज मिली थी वही चाहता हूं। और क्या कहा? और तो कुछ भी नहीं। आवाज पहचान में आई? नहीं। तब हाँ, इतना कह सकता हूं कि आवाज सुनने में अच्छी नहीं लगती है। अब बल्कि एक बार और इस पर सोच कर देखें। फिरोजा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सोच लिया है। कैलाश बाबू से अलग होकर हम अवनीश बाबू के कमरे में गए। उन्हें मेज पर रखी किसी चीज को मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़े मनोयोग पूर्वक परीक्षा करते हुए पाया। हम लोग जैसे ही अंदर गए वे मेज पर हाथ रखकर खड़े हो गए। आइए आइए। फिरोजा ने कहा, आप डाक टिकटों के बड़े ही शौकीन मालूम होते हैं। अवनीश बाबू की आंखों में एक चमक तैरने लगी। जी हाँ, मुझे बस इसी का नशा है। कह सकते हैं यही मेरा ध्यान योग तप है। आप किसी खास देश को लेकर स्पेशलाइज कर रहे हैं या तमाम दुनिया की डाक टिकटें जमा करते हैं? पहले तमाम दुनिया की टिकटें जमा करता था, मगर कुछ दिनों से हिंदुस्तान की टिकटों पर स्पेशलाइज कर रहा हूं। हमारे इस मकान के दफ्तर में इतनी आश्चर्यजनक और पुरानी टिकटें हैं कि कह नहीं सकता। इतना जरूर है कि ज्यादातर हिंदुस्तान की हैं। पिछले 2 महीनों में हजारों पुरानी चिट्ठियों के बंडलों को छानबीन करके मैंने टिकटें जमा की हैं। कुछ अच्छी चीजें मिली क्या? अच्छी? वे कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। आपको बताऊं तो बात आपकी समझ में आएगी। आपको इस चीज में दिलचस्पी है? फिरोजा ने मुस्कुराकर कहा, किसी खास उम्र में सभी का उधर झुकाव रहता है। केप ऑफ गुड होप की 1 पेनी, मॉरिशस की 2 पेनी और ब्रिटिश गयाना की सन 1856 की विख्यात टिकटों को पाने का सपना मैं भी देख चुका हूँ। 10 बरस पहले उन चीजों की कीमत लगभग लाख रुपए थी। अब और भी ज्यादा हो गई है। अवनीश बाबू उत्तेजित होकर करीब करीब उछल पड़े। फिर साहब, आपको समझ में बात आ जाएगी। आपको दिखाता हूं, देखिए। उन्होंने अपने हाथ के नीचे से एक छोटा सा रंगीन कागज निकालकर फिरोजा को दिया। देखा, लिफाफे से अलग की गई हुई एक टिकट है जिसका रंग करीब करीब उड़ चुका है। आपने क्या देखा? अवनीश बाबू ने पूछा। फिरोजा ने कहा, एक 800 साल पुरानी हिंदुस्तानी टिकट है। इस पर विक्टोरिया की तस्वीर है। इस टिकट को पहले ही देख चुका हूं मैं। देख चुके हैं ना? अब इस ग्लास से देखिए। फिरोजा ने मैग्नीफाइंग ग्लास को अपनी आंखों में लगाया। अब क्या दिख रहा है? उनकी आवाज में दबी उत्तेजना का भाव था। ओह, इसमें छपाई की गलती है। एग्जैक्टली। अंग्रेजी में जो पोस्टेज शब्द लिखा है उसमें जी की जगह सी छप गया है। अवनीश बाबू ने अपनी टिकट वापस लेते हुए कहा, इसके परिणाम स्वरूप इसकी कीमत इतनी ठहरती है, जानते हैं? कितनी? 20,000 रुपया। क्या कह रहे हैं आप? मैंने विलायत से चिट्ठी लिख करके पता लगाया है। स्टैंप के कैटलॉग में इस गलती का कोई उल्लेख नहीं है। मैंने ही पहले से ढूंढ कर निकाला है। फिरोजा ने कहा, बधाइयां भाई, बधाइयां, मगर आपसे टिकट के अलावा दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत मैं करना चाहता था। कहिए। आपके मामा जी कैलाश बाबू पास एक कीमती पत्थर है, ये बात आप जानते हैं? अवनीश बाबू कुछ सेकंडों तक जैसे सोचते रहे, उसके बाद बोले, ओ हाँ, सुना था। कीमती है या नहीं ये नहीं जानता। तब हाँ, एक बार उन्होंने कहा था कि बहुत लकी पत्थर है। आप अन्यथा न ले, मेरे दिमाग में भी डाक टिकटों के अलावा कुछ और नहीं है। आप इस मकान में कितने दिनों से रह रहे हैं? जब से मेरे पिताजी का देहांत हुआ है तभी से, लगभग 5 वर्षों से। मामा से आपका मनमुटाव तो नहीं है? हाँ, आप किस मामा जी की बात कह रहे हैं? मेरे एक मामा जी तो विदेश में हैं। मैं कैलाश बाबू की बात कर रहा था। ओ, वो तो बड़े भले आदमी हैं। तब क्या? अवनीश बाबू की बाहों पर बल पड़ गए। कई दिनों से किसी कारणवश कुछ और ही तरह के दिख रहे हैं।
कब से? 2-3 दिनों से। कल मैंने उनसे इस स्टैंप के बारे में कहा था, उन्होंने सुनकर भी जैसे नहीं सुना। हालांकि इसमें यूं भी उनको दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा उनकी बहुत सारी आदतें बदलती जा रही हैं। मिसाल के तौर पर कैसे? जैसे आम तौर पर वे सवेरे जागकर बगीचे में घूमा फिरा करते थे, पिछले 2 दिन से ऐसा नहीं किया। देर से सोकर उठे, शायद रात में देर तक जागते रहे। इसके कारण का पता चला है? कुछ आपने पता किया इसके बारे में? हाँ, मैं तो एक मंजिले में ही सोया करता हूँ। मेरे ऊपर के कमरे में जो कमरा है वो मामा जी का ही है। आधी रात के समय पहलकदमी करने की आवाज मैंने सुनी थी। उनके गले की आवाज भी सुनाई पड़ी थी। बहुत ही जोर से बोल रहे थे, लगा झगड़ रहे हों। किससे? शायद नाना जी से। नाना जी के अलावा और कौन हो सकता है? सीढ़ियां उतरने चढ़ने की आवाज भी सुनी थी। एक दिन संदेह हुआ तो मैं जीने तक गया, देखा मामा जी छत से 2 मंजिले पर उतरे, उनके हाथ में बंदूक थी। तब कितना बज रहा होगा? रात के वही 2 बज रहे होंगे। छत पर क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कमरा है। कुछ पुरानी चिट्ठियां थीं जिन्हें मैंने 1 आध महीने पहले निकाल लिया है। फेलूदा उठकर खड़ा हो गया, समझ गया अब उसे कुछ भी न पूछना है। अवनीश बाबू ने पूछा, आपने ये सब मुझसे क्यों पूछा? फेलूदा ने मुस्कुराकर कहा, आपके मामा जी किसी कारणवश थोड़ा बहुत बेचैन हैं। मगर आप उसके बारे में चिंता ना करें। आप अपने स्टैंप का धंधा लेकर ही व्यस्त रहा करें। इधर की झंझटें चुक जाएं तो एक दिन आकर आपके स्टैंपों का संग्रह देख जाऊंगा। कैलाश बाबू से मिलकर फेलूदा ने कहा, आपको पूरा भरोसा नहीं दे पा रहा हूं, फिर भी इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि अपनी चिंता मुझ पर छोड़ दें। रात में सोने की कोशिश करें। जरूरी हो तो नींद की दवा भी ले सकते हैं। छत पर लेकिन मत जाया करें। इस मोहल्ले से तमाम मकान आपस में इतने सटे सटे हैं कि अगर आपका दुश्मन निकट है तो मकान से आकर के और कुछ नुकसान पहुंचा दे तो आप पर मुसीबत आ सकती है। कैलाश बाबू ने कहा, मैं छत पर गया था जरूर, पर मेरे पास बंदूक थी। आवाज सुनाई पड़ी थी, मगर जाने पर कुछ मिला नहीं। ये बंदूक आप हमेशा साथ में रखे रहते हैं क्या? हाँ। तब हाँ, आदमी के दिल की बेचैनी कभी कभी उसके हाथों की उंगलियों में हरकत करती रहती है। ज्यादा दिनों इस तरह की स्थिति रहेगी तो पता नहीं मेरे निशाने का क्या नतीजा होगा। दूसरे दिन रविवार था। दिन भर फेलूदा अपने कमरे में चहलकदमी करता रहा। तीसरे पहर 4 बजे उसे पैंट उतारकर जब पाजामा पहनते हुए देखा तो मैंने पूछा, तुम बाहर निकल रहे हो? फेलूदा ने कहा, सोच रहा हूं विक्टोरिया मेमोरियल चलकर एक बार लिली के पौधों को देखाऊं। तू चलना चाहता है तो चल। हम ट्राम से रवाना होकर लोअर सर्कुलर रोड पर उतरे और वहां से पैदल चलकर 5 बजे विक्टोरिया मेमोरियल के दक्षिणी फाटक पर पहुंचे। इस ओर लोगों का आना जाना कम ही रहा करता है। खासतौर पर शाम के वक्त जो भी आदमी आते हैं वे सामने की ओर ही आया करते हैं, यानी उत्तर की ओर, किले के मैदान की ओर। हम फाटक से घुसकर जब अंदाज से 20 कदम बढ़े होंगे कि बाईं ओर सचमुच लिली के पौधे की कतारें देखी। उसकी पहली कतार के पहले पौधे के नीचे पत्थर रखने को कहा गया था। लिली के पौधे जैसी खूबसूरत चीज देखकर भी मेरा कलेजा कांपने लगा। फेलूदा ने कहा, चाचा जी के पास एक दूरबीन थी ना, वही जिसे वे उस बार अपने साथ लेकर दार्जिलिंग गए थे? मैंने कहा, हाँ है। हम 15 मिनटों तक विक्टोरिया मेमोरियल में चहलकदमी करते रहे। उसके बाद एक टैक्सी से हम सीधे लाइट हाउस के पास पहुंचे। फेलूदा क्या सिनेमा देखना चाहता है? लेकिन आखिरकार सिनेमा न जाकर वह दूसरी दिशा में, बल्कि उसके एकदम उलट दिशा में किताब की दुकान के भीतर घुस गया। बहुत सारी किताबों को उलटने पलटने के बाद फेलूदा ने एक मोटी जिल्द के स्टैम्प कैटलॉग को उठाया और उसके पन्नों को पलटना शुरू कर दिया। मैं बगल में बुड़ाया, तुम्हें अवनीश बाबू पर संदेह हो रहा है? फेलूदा ने कहा, जो आदमी स्टैम्प का इतना शौकीन हो, उसे कुछ बाहरी पैसा मिल जाए तो उसके लिए बात सुविधाजनक होती है। मैंने कहा, मगर उस समय 2 मंजिले से उतरकर
एक मंजिले पर आए थे। उस समय जो टेलीफोन आया निश्चय ही अविनाश बाबू ने नहीं किया था। नहीं, मुतलंदपुर के आदित्य नारायण सिंह ने उस वक्त टेलीफोन किया था। मैं समझ गया कि अभी फिरोजा मजाक के मूड में है, उससे अब इस मुद्दे पर बातचीत नहीं की जा सकती है। जब हम घर वापस आए रात के 8 बज चुके थे। फिरोजा ने कोट उतारकर बिस्तरे पर फेंक दिया और बोला, मैं तब तक हाथ मुंह धोकर आ रहा हूं, तू इस बीच कैलाश बाबू का टेलीफोन नंबर खोज कर निकाल ले। मैं डायरेक्टरी हाथ में थामे जो ही टेलीफोन के सामने आकर बैठा, फोन ट्रिंग ट्रिंग करके बज उठा और मैं चिहुक उठा। फोन मुझे ही उठाना पड़ेगा। मैंने रिसीवर उठाया। हेलो, आप कौन हैं? ये किस तरह की आवाज है? मैं इस ढंग की आवाज से परिचित नहीं। मैंने कहा, आप किससे बातचीत करना चाहते हैं? कर्कश और गंभीर स्वर में उत्तर मिला, बालक होकर भी जासूस के साथ चक्कर क्यों लगाया करते हो? तुम्हें प्राणों का भय नहीं है? मैं फेलुदा का नाम पुकार कर उन्हें पुकारना चाहता था, परंतु मेरे गले से आवाज नहीं निकली। कांपते कांपते मैं टेलीफोन का रिसीवर रखने जा रहा था तो मुझे सुनाई पड़ा, चेतावनी दे रहा हूं, तुम्हें और तुम्हारे भैया को भी, नतीजा अच्छा नहीं होगा। मैं तो जड़वत कुर्सी पर बैठा रह गया। फेलुदा ने बाथरूम से निकलकर कहा, ये क्या, इस तरह चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ी जा रही हैं? किसका फोन आया था? मैंने किसी तरह फेलुदा को उस फोन के बारे में बताया। देखा वो भी गंभीर हो गया। उसके बाद मेरी पीठ पर एक धौल जमाते हुए कहा, घबरा मत, हम लोगों के साथ पुलिस रहेगी। विपत्ति में फंसने पर कोई भय नहीं है। कल एक बार विक्टोरिया मेमोरियल चलना ही पड़ेगा। उस रात अच्छी तरह से नींद नहीं आई। उसका कारण सिर्फ टेलीफोन ही नहीं था। कैलाश बाबू के मकान की बहुत सी चीजें बार बार आंखों के सामने तैरती रहीं। लोहे की रेलिंग लगी हुई छत तक जाने वाली सीढ़ियां, 2 मंजिले पर संगमरमर का अंधेरा और लंबा बरामदा और कमरे की फांक से झांकता हुआ कैलाश बाबू के पिता का चेहरा। उन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई पड़ी थी। सोने के लिए जाने के पहले फेलुदा ने मुझसे एक बात कही थी, जानता है तुष्मा, जानता है जो लोग चिट्ठियों और टेलीफोन से धमकियां दिया करते हैं वे अक्सर डरपोक हुआ करते हैं। शायद उनकी इन बातों की वजह से ही मेरी आंखों में नींद उतर आई। दूसरे दिन फेलुदा ने कैलाश बाबू को फोन करके कहा कि वे अपने घर पर आराम के साथ निश्चिंता के साथ रहें, करने को जो कुछ है वो फेलुदा ही करेगा। विक्टोरिया मेमोरियल कब चलोगे? मैंने पूछा। कल जिस वक्त गया था ठीक उसी वक्त, फेलुदा ने कहा। ड्राइंग कॉपी और पेंसिल तेरे पास है ना? मैं थोड़ा घबरा गया। क्यों, उसको लेकर क्या करना है या नहीं ये बता। है, अपने साथ ले लेना। लिली के पौधे की विपरीत दिशा में तू तस्वीर बनाना, पेड़ पौधे, मेमोरियल की बिल्डिंग या किसी चीज की। मैं तेरा शिक्षक रहूंगा। फेलुदा तस्वीर बनाने के बहाने वहां पर उस आदमी को देखते, इसके लिए उन्होंने ये शायद चुना हो। जाड़े के दिन छोटे हुआ करते हैं, यही वजह है कि हम 4 बजने से कुछ पहले ही विक्टोरिया मेमोरियल पहुंच गए। सोमवार को भीड़ बहुत ही कम रहा करती है। 3 अदद पैराम्बुलेटर में साहबों के बच्चे थे जिन्हें लेकर नेपाली आयाएं घूम फिर रही थीं। वहां खड़ा एक परिवार मारवाड़ी जैसा लग रहा था। इसके अलावा 2-4 बूढ़े हैं। इस तरफ और कोई दूसरा आदमी नहीं है। कंपाउंड के अंदर ही मगर गेट से थोड़े फासले पर चौरंगी की ओर एक विशाल पेड़ के तले 2 व्यक्ति दिख पड़े। उनकी वो इशारा करते फेलुदा ने मुझे अपनी कोहनी से आहिस्ता से धक्का लगाया। मैं समझ गया कि वे पुलिस के आदमी हैं। उन लोगों के पास निश्चित ही रिवॉल्वर तो होगा ही। फेलुदा से पुलिस के कुछ आदमियों की काफी जान पहचान है, ये बात मुझे पहले से ही मालूम है। मैंने लिली के पौधे की कतारों के विपरीत दिशा से थोड़े फासले पर बैठकर पेंसिल से तस्वीर बनाना शुरू कर दिया। इस हालत में कहीं तस्वीर बनाने में मन लग सकता है, आंख और मन कहीं और भटकने लगते हैं। फेलुदा बीच बीच में आकर डांटता और पेंसिल से जल्दी जल्दी कुछ बना देता। मुझसे दूर हट जाने के बाद ही फेलुदा दूरबीन को अपनी आंखों में लगाकर इधर उधर ताकता है। सूरज अब अस्त होने को है। पास ही गिरजाघर की घड़ी डिंग डोंग कर 5 बजने की सूचना देती है।
लोगों की भीड़ कम होती जा रही है क्योंकि थोड़ी देर बाद ही ठंड पड़ने लगेगी। मारवाड़ी परिवार एक बड़ी गाड़ी पर सवार होकर चला जा रहा है। लोअर सर्कुलर रूट की तरफ से दफ्तर लौटने वाली गाड़ियों की भीड़ की शुरुआत हो गई है। बार बार हॉर्न की आवाज कानों में आ रही है। फेलुदा मेरे पास आता है और घास पर बैठना चाहता है, मगर वो बैठता नहीं है। उसकी आंखें विक्टोरिया मेमोरियल की ओर हैं और मैं भी उसी ओर देखता हूं, मगर फाटक के बाहर सड़क के किनारे भूरे रंग की चादर ओढ़े एक व्यक्ति के अलावा और कोई नहीं दिखता है। फेलुदा अपनी आंखों से दूरबीन लगाकर कुछ देर इधर उधर देखता है। उसके बाद दूरबीन मेरे हाथ में थमाकर कहता है, देख उस चादरधारी व्यक्ति को, देख उस चादरधारी आदमी को। आंखों में दूरबीन लगाते ही वो आदमी जैसे 10 हाथ की दूरी पर चला आता है। मैं चौंक कर कहता हूं, ये क्या, कैलाश बाबू खुद आकर खड़े हैं? हाँ, पर ये जरूरी हम लोगों को खोजने के लिए आए हैं। मगर हम रवाना हों कि इससे पहले उन्होंने चलना शुरू कर दिया। फाटक के बाहर आने पर कैलाश बाबू नहीं दिख पड़े। फेलुदा ने कहा, चल श्याम पुकुर चले। लगता है कैलाश बाबू की नजर हम लोगों पर नहीं पड़ी। हमें न पाकर वे जरूर ही चिंता में पड़ गए होंगे। अगर टैक्सी मिल जाती तो हम टैक्सी पर ही चलते, किंतु ऑफिस टाइम में इसकी संभावना नहीं रहती है। बहुत कम टैक्सियां मिलती हैं, इसलिए हम ट्राम पकड़ने के लिए चौरंगी की ओर रवाना हुए। सड़कों पर एक एक करके गाड़ियों की कई कतारें लग रही हैं। जब हम कलकत्ता क्लब के निकट पहुंचे, अचानक एक कांड हो गया जिसके बारे में सोचने पर अब भी मेरा पसीना छूटने लगता है। बिना कुछ कहे सुने फेलुदा ने मुझे एक धक्का मारकर सड़क के किनारे फेंक दिया और साथ ही वो खुद भी उछल पड़ा। दूसरे ही क्षण तेजी से जाती हुई एक गाड़ी तीखी आवाज करती हम लोगों को छूती हुई निकल गई। व्हाट द डेविल, फेलुदा ने कहा, गाड़ी का नंबर। लेकिन अब उसका उपाय नहीं था। शाम के अंधेरे में और गाड़ियों की भीड़ में वह गाड़ी खो चुकी है। मेरे हाथ की कॉपी और पेंसिल कहाँ फेंक गई है इसका कोई पता नहीं। हमने उन चीजों की तलाश में वक्त नहीं गंवाया। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि अगर ठीक समय पर फेलुदा की समझ में ये बात ना आ जाती तो हम निश्चय ही उस गाड़ी के पहियों के नीचे कुचल जाते। ट्राम में फेलुदा रास्ते भर गंभीर बैठा रहा। जब हम कैलाश बाबू के घर पहुंचे, सीधे उनकी बैठक में चले गए और फेलुदा ने सोफे पर बैठे कैलाश बाबू से पहला सवाल किया, आपकी नजर हम लोगों पर नहीं पड़ी थी? वे सक पका गए। बोले, आप लोगों को किस जगह नहीं देख सका था? आप क्या कह रहे हैं, किस बारे में? आप विक्टोरिया मेमोरियल नहीं गए थे क्या? मैं? ये क्या, मैं तो अब तक अपने बेडरूम के बिस्तर पर ही पड़ा चिंता से छटपटा रहा था। अभी अभी तो नीचे आया हूं। अरे तो फिर क्या आपके कोई जुड़वा भाई हैं? कैलाश बाबू अवाक जैसे हो गए। उसके बाद बोले, आपको ये बात मैंने उस दिन नहीं बताई थी। कौन सी बात? केदार के बारे में। केदार मेरा जुड़वा भाई है। फेलुदा सोफे पर बैठ गया। कैलाश बाबू का चेहरा उतरा हुआ था। वे थरथराती आवाज में बोले, आपकी नजर केदार पर पड़ी थी। वह कहां था? सिवाय उनके और कोई नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। सर्वनाश, क्यों? केदार बाबू क्या उस पत्थर पर कोई अधिकार था? क्यों? केदार बाबू का क्या उस पत्थर पर कोई अधिकार था? कैलाश बाबू का चेहरा एकदम बुझ गया। सोफे की हत्थे पर अपना सिर टिकाकर उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, था। केदार की ही नजर सबसे पहले उस पत्थर पर पड़ी थी। मैंने मंदिर को देखा था, मगर देव मूर्ति के कपाल पर पत्थर को सबसे पहले केदार ने ही देखा था। उसके बाद और क्या, एक तरह से डरा धमकाकर ही पत्थर मैंने ले लिया था। इतना जरूर ही मुझे मालूम था कि अगर पत्थर मेरे पास रहेगा तो बचा रहेगा, केदार ले लेगा तो उसे बेच डालेगा और पैसे फूंक डालेगा। और वो इतना कीमती है, ये बात भले ही मुझे मालूम हो गई हो, पर केदार नहीं जानता था। सच कहने में हर्ज ही क्या, केदार जब विदेश चला गया तो मेरे मन में निश्चिंता का भाव पैदा हो गया था, मगर वहां रहकर हो सकता है उसे कोई खास सुविधा नहीं हुई और यही वजह है कि वो शायद लौट आया है। हो सकता है वो पत्थर को बेचकर कुछ नया कारोबार करना चाहता हो। फेलुदा कुछ देर चुप रहा, उसके बाद बोला, अब वे क्या कर सकते हैं ये आप बता सकते हैं?
कैलाश बाबू ने कहा, पता नहीं, तब हाँ, उसे एक बार मेरे सामने आना ही है। मैं चूंकि घर से निकला नहीं हूं और न ही लिली के पौधे के तले पत्थर रखाया हूं, ऐसी हालत में तो आएगा ही नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मुझे बगैर बातचीत करने का मौका दिए कुछ करेगा ऐसा नहीं लगता। और अगर बातचीत करने आएगा ही तो सोचता हूं पत्थर उसे दे दूं। मैं सचमुच आपका आभारी हूं। आप बिल भेज दीजिएगा, मैं चेक दे दूंगा। आप क्या चाहते हैं कि मैं यहां रहकर कोई इंतजाम करूं? फिरोजा ने कहा, जीवन खतरे के लिए ही हुआ करता है। पीछे से एक गाड़ी आकर एक तरह से हमें खत्म ही कर गई थी। मेरी कोहनी जरा छिल गई थी। मैं अब तक उसे हाथ से ढक कर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैं कुर्सी से उठने लगा तो फेलुदा की नजर उस पर पड़ गई। ये क्या है जी, तेरे हाथ में खून देख रहा हूं। उसके बाद वो कैलाश बाबू कर मुड़कर बोला, आपके घर में डिटॉल या आयोडीन है? इस तरह के जख्म जल्दी सेप्टिक में बदल जाते हैं। कैलाश बाबू घबरा कर बोले, इस कलकत्ता की सड़कों की बुरी हालत हो गई है। अवनीश से दरियाफ्त करता हूं। अवनीश बाबू के कमरे के पास जाकर उनसे डिटॉल के बारे में पूछते ही वे अवाक जैसे हो गए और बोले, आप तो 7 दिन पहले ये लाए थे, क्या वो खत्म हो गया? कैलाश बाबू ने सर पकाते हुए कहा, ओह, बात तो सही है, लो मुझे याद ही नहीं था, मेरा दिमाग काम नहीं करता आजकल। डिटॉल लगाकर जब मैं कैलाश बाबू के मकान के बाहर आया तो देखा फेलुदा कॉर्नवालिस स्ट्रीट के ट्राम की ओर जाने की बजाय उल्टी दिशा की ओर जा रहा है। मैं कुछ पूछूं कि इसके पहले वो बोल पड़ा, गणपति दास से एक बार टेस्ट मैच की टिकट के बारे में बात कर रहा हूं, जब इतना नजदीक आ ही चुका हूं तो। कैलाश बाबू के मकान के 2 मकान बाद ही गणपत चटर्जी का मकान है। मैंने उसका नाम फेलुदा से सुना है, पर उन्हें देखने का सौभाग्य अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ था। सड़क के किनारे ही मकान है। दरवाजे को खटखटाते ही बनियाइन के ऊपर पुलोवर पहने हुए एक मोटे सज्जन ने दरवाजा खोला। अरे फेलू मास्टर, क्या खबर है? एक खबर आपको मालूम ही है। वो तो समझ रहा हूं, मगर तुम अगर तशरीर आकर तकाजे न करते तो भी तुम्हारा काम बन जाता। तुम्हारा अनुरोध कहीं भूल सकता हूं? तब मैंने कह दिया था कि दूंगा तो दूंगा ही। आने का अवश्य ही दूसरा कारण है। सुनने में आया है कि तुम्हारी छत के ऊपर से उत्तरी कलकत्ता का एक बहुत ही अच्छा सीनरी दिखता है। एक फिल्म कंपनी के लिए उसे देखना चाहता हूं। बेझिझक सीढ़ी के ऊपर चले जाओ, मैं यहाँ चाय का इंतजाम करता हूं। 4 मंजिले की छत चढ़कर पूरब की ओर देखते ही कैलाश बाबू का मकान दिख पड़ा। 1 मंजिल के बगीचे से छत साफ साफ दिख रहा है। 2 मंजिल के एक कमरे में रोशनी जल रही है और उसके अंदर एक आदमी खट खट आवाज करता हुआ इधर उधर चहलकदमी कर रहा है। मैं समझ गया कि कैलाश बाबू के पिताजी हैं। छत के ऊपर छोटा सा वही कमरा है। कमरे की खिड़की वाली दीवार दिख रही है। दरवाजा शायद दूसरी दिशा में है, उल्टी दिशा में है। 2 मंजिले पर एक बत्ती जल उठी। समझ गया कि जीने की बत्ती है। फेलुदा ने अपनी आंखों में दूरबीन लगाई। एक आदमी सीढ़ियां चढ़ रहा है। कौन है? कैलाश बाबू। वे कुछ देर तक खड़े रहते हैं, फिर फर्श पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद कैलाश बाबू कमरे की बत्ती बुझा देते हैं और नीचे की ओर चले जाते हैं। फेलुदा ने इतना ही कहा, गड़बड़ है, गड़बड़। फेलुदा जब ऐसी स्थिति में रहते हैं तो मुझे हिम्मत नहीं होती कि उनसे ज्यादा बातचीत करूं। और वक्त चिंता में रहने पर ये पहलकदमी चहलकदमी करते हैं, लेकिन आज उन्हें बिस्तर पर लेटे छत की ओर ताकते हुए पाया। रात 9:30 बजे तक वो अपनी नोटबुक में कुछ लिखता रहा। ये सब अंग्रेजी में लिख रहा था, लेकिन उसके अक्षर ग्रीक के होने के कारण मैं कुछ समझ नहीं पाया। मेरी समझ में इतनी ही बात आई कि कैलाश बाबू के मना करने के बावजूद वो पत्थर के संबंध में अपना काम चालू रखे हुए हैं। सोने में देर हो गई थी, इसलिए सुबह मेरी आंखें नहीं खुली। जब फेलुदा ने ठेल ठेल कर जगाया तो मेरी नींद दूर हुई। ओह तोपसा, उठ उठ, श्यामपुकुर चलना है। क्यों? मैंने फोन किया था, किसी ने उठाया नहीं। लगता है कोई गड़बड़ी हुई है। 10 मिनटों के अंदर ही तैयार होकर हम टैक्सी से श्यामपुकुर की ओर रवाना हो गए। गाड़ी में फेलुदा ने इतना ही कहा, कितना विचित्र आदमी है। यदि थोड़ी देर पहले बात समझ में आ जाती तो गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं थी। कैलाश बाबू के घर पहुंचने के बाद फेलुदा बिना घंटी बजाए अंदर चला गया। यह हमारा सौभाग्य ही था कि दरवाजे खुले हुए थे। सीढ़ियां चढ़कर हम अविनाश बाबू के कमरे के सामने पहुंचे तो हमारी आंखें पथरा गईं। मेज के सामने एक कुर्सी उल्टी हुई है और उसकी बगल में अवनीश बाबू पड़े हैं। उनके दोनों हाथ पीछे की ओर बंधे हैं और मुंह में रुमाल ठुसा हुआ है।
फेलुदा ने घुटने के बल बैठकर आधे मिनट के अंदर ही हाथ की रस्सी खोल दी और उनके मुंह में ठूसे हुए रुमाल को बाहर निकाल लिया। अवनीश बाबू बोले, उफ, थैंक गॉड। फेलुदा ने पूछा, आपकी यह हालत किसने की है? अवनीश बाबू हांफते हांफते उठकर बैठ गए और बोले, मामा ने, कैलाश मामा ने। मामा का दिमाग गड़बड़ा गया है। उस दिन वो बात आपसे मैंने नहीं कही थी। सवेरे मैं कमरे में बत्ती जलाकर काम कर रहा था। मामा ने कमरे के अंदर आते ही बत्ती बुझा दी। उसके बाद माथे पर चोट की। फिर क्या हुआ मालूम नहीं। कुछ देर पहले मैं होश में आया हूँ, मगर हिलडुल नहीं पा रहा हूँ, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, उफ। और कैलाश बाबू? फिरोजा करीब करीब चिल्ला उठे। मैं नहीं जानता। फिरोजा एक ही छलांग में कमरे के बाहर चला आया। मैं भी उसके पीछे पीछे भागा। बैठक में किसी को न पाकर 3-3 सीढ़ियों को एक एक कदम में तय करता हुआ फेलुदा 2 मंजिले पर पहुंचा और हड़बड़ाता हुआ कैलाश बाबू के कमरे के अंदर चला गया। पलंग पर नजर पड़ती समझ में आ गया कि यहां कोई लेटा हुआ था, मगर अब कमरा खाली था। अलमारी के दरवाजे खुले हुए थे। फेलुदा ने दौड़कर दराज खोला तो जो चीज बाहर निकाली वो था मखमल का वही बक्सा। बक्सा खोलकर देखने पर पता चला पत्थर ज्यों का त्यों रखा हुआ था। अब अवनीश बाबू भी यहां आकर उपस्थित हो गए। उसके चेहरे पर भी हालत दयनीय थी। उन पर निगाह पड़ते ही फेलुदा ने पूछा, छत के कमरे की चाबी किसके पास? अवनीश बाबू ने सक पकाकर कहा, वो तो मामा जी के पास है। फिर छत पर चलिए, कहकर फेलुदा उन्हें घसीटता हुआ खींचता हुआ अपने साथ ले गया। अधेरी सीढ़ियां चढ़कर जब हम तीनों छत पर पहुंचे तो देखा छत का कमरा बाहर से बंद है। अब फेलुदा के देह की ताकत का मुझे पता चला। दरवाजे से 3 हाथ पीछे हटकर उसने शेर की तरह छलांग लगाकर 4 बार अपने कंधे से दरवाजे पर जो धक्का लगाया और चौथे धक्के में कड़िया दरवाजे के साथ उखड़ गई। दरवाजे खुल चुके थे। अंदर गहरा अंधेरा रेंग रहा था। हम तीनों कमरे के अंदर गए। जब धीरे धीरे आंखें अभ्यस्त हो गईं तो देखा एक व्यक्ति अविनाश बाबू की तरह ही बदी हालत में पड़ा है। ये कौन है? कैलाश चौधरी या केदार चौधरी? फेलुदा ने रस्सी की गांठ खोली और उन्हें अपनी गोद में लेकर वो सीढ़ियां उतरने लगा। उसके बाद कैलाश बाबू के कमरे में जाकर बिस्तर पर लिटाया। वो आदमी फेलुदा की ओर फटी फटी आंखों से ताकता हुआ बोला, आपने ही क्या? फेलुदा ने कहा, जी हाँ, मेरा ही नाम है प्रदोष मित्र। शायद आपने ही मुझे चिट्ठी लिखी थी, मगर आपसे न तो भेंट हो सकी और न जान पहचान ही। अवनीश बाबू, इनके लिए दूध का प्रबंध कीजिए। मैं अवाक होकर उस व्यक्ति की ओर ताक रहा था। फिर यही सज्जन कैलाश बाबू हैं। वो तकिए से टिककर सीधे बैठ गए और बोले, देह में ताकत थी इसलिए जिंदा बच गया। कोई दूसरा होता तो इन 4 दिनों के दरमियान। फेलुदा ने कहा, आप उत्तेजना में मत आए। कैलाश बाबू ने कहा, कुछ बताना ही होगा, नहीं तो मामला साफ साफ आपकी समझ में नहीं आएगा। आपसे मुलाकात हो तो कैसे? जिस दिन आपको मैंने चिट्ठी भेजी उसी दिन उसने मुझे कैद कर लिया। सो भी चाय में दवा मिलाकर मुझे बेहोश करके, वरना देह की ताकत से वो मुझसे अपने बस में नहीं कर सकता था। और उसी दिन से वे कैलाश बाबू बनकर बैठ गए थे। कैलाश बाबू ने दुख के साथ माथा हिलाते हुए कहा, गलती मेरी है। लंबा चौड़ा हाँकना जैसे हम लोग के खून में समा गया है। मैंने जबलपुर के मार्केट में 50 रुपए में एक पत्थर खरीदा था। पता नहीं क्या दुर्बुद्धि आई कि चांदा के जंगल के देव मंदिर की कहानी सुनाकर केदार को मैंने हैरत में डाल दिया। उसी दिन से उसमें पत्थर के प्रति लोभ पैदा हो गया। वो मेरे सौभाग्य को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। शायद वो सोचता था कि हम दोनों जुड़वा भाई हैं। आंखों से देखने पर दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर भी मेरा गुण, मेरा उपार्जन, मेरी कमाई, मेरा भाग्य उसके गुण, उसकी कमाई और उसके भाग्य से पीछे क्यों रहे? वो खुद बेपरवाह और रेकलेस था। एक बार जाली नोट बनाने के मुकदमे फंस चुका था। मैंने ही उसे किसी तरह बचाया था। मुझसे ही कर्ज लेकर वो विलायत गया था। मैंने सोचा विपत्ति टली। यही 7 दिन पहले पिछले मंगलवार को घर लौटने पर मैंने पत्थर को गुम पाया। उसके बारे में याद ही नहीं था। नौकरों को मैंने मारा पीटा लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बृहस्पतिवार की सुबह आपके पास वो लेटर भेजा। उसी रात में वो आया। बाजार में पूछताछ करने पर उससे पता चला कि वो पत्थर की कीमत कुछ भी नहीं है, हालांकि उसने लाख रुपए का सपना देखा था। गुस्से से वो पागल हो गया। उसे रुपए की जरूरत थी, कम से कम 20,000 रुपए की। उसने मुझसे मांगा। मैं सहमत नहीं हुआ।
इस पर उसने मुझे बेहोश कर कैदी बना लिया और कहा जब तक मैं रुपया नहीं दूंगा तब तक वो मुझे छोड़ेगा नहीं। इस बीच वह कैलाश चौधरी बनकर बैठा रहेगा और अदालत नहीं जाएगा। फेलूदा ने कहा, जब मैं आपको चिट्ठी पाकर यहाँ आया तब से कठिनाई महसूस करने लगे। यही वजह है कि हमें 10 मिनट तक बिठा कर रखा और इस बीच उन्होंने एक धमकी भरी चिट्ठी और काल्पनिक शत्रु की कल्पना की। अगर वे ऐसा न करते तो हमें संदेह होता। मेरे रहने से विपत्ति की आशंका थी। यही वजह है कि टेलीफोन पर धमकी देकर और हमें गाड़ी से दबाने की कोशिश कर उन्होंने अपने रास्ते से हमें हटाना चाहा। कैलाश बाबू की बाहों पर बल पड़ गए। वो बोले, मैं सोच रहा हूं कि केदार अचानक मुझे इस तरह छोड़कर कैसे चला गया। कल रात में उसे रुपए देने के लिए राजी नहीं हुआ, वह क्या खाली हाथ ही चला गया? अवनीश बाबू कब दूध लेकर आ चुके थे, बात हमारे ध्यान में आई ही न थी। अचानक उनकी चिल्लाहट सुनकर हम चीख उठे। वे खाली हाथ क्यों जाने लगे? मेरी टिकट, मेरी कीमती कीमती विक्टोरिया की टिकट लेकर चलते बने हैं। फेलूदा ने फटी आंखों से अवनीश बाबू की ओर ताकते हुए कहा, वो क्या लेकर चलते बने? हाँ, ले गए हैं। केदार मामा मुझे कंगाल बनाकर चले गए। आपने उस टिकट की कीमत कितनी बताई थी? 20,000। मगर फेलूदा ने अवनीश बाबू की ओर झुककर धीमे स्वर में कहा, कैटलॉग जो बताता है उसके अनुसार कीमत 50 रुपए से अधिक नहीं है। अवनीश बाबू का चेहरा एकाएक लटक गया। फेलूदा ने कहा, आप में भी चौधरी वंश का रक्त है ना? आप भी शायद बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना पसंद करते हैं। अवनीश बाबू का चेहरा बच्चे के चेहरे जैसा रुआंसा हो गया। वे बोले, कहिए क्या करूं? 3 वर्षों तक 4000 गर्द से भरी चिट्ठियों को उलटने पलटने के बाद एक अच्छी टिकट नहीं मिली। इसलिए न झूठ कहकर लोगों को हैरत में डालने की थोड़ी बहुत आनंद ले लेता हूं। फेलूदा ने ठहाका लगा करते हुए अवनीश बाबू की पीठ पर एक धौल जमाया और बोले, परवाह नहीं, ने अपने केदार मामा को जो छकाया है उस पर सोचते ही आपको आनंद मिलेगा। खैर, अब दमदम हवाई अड्डे पर जरा फोन करके देखूं। वो अंदाजा करके कि केदार बाबू भागेंगे। एयर इंडिया को जब मैंने फोन किया तो पता चला आज ही के लिए उन्होंने बुकिंग कराई है। चूंकि वहां पुलिस रहेगी इसलिए भागने का कोई उपाय नहीं है। सौभाग्य कहिए कि तपेश की कोहनी छिल गई थी। डिटॉल से संबंधित बातों के कारण ही उन पर मुझे पहले पहले संदेह हुआ था। केदार बाबू की गिरफ्तारी में कोई परेशानी नहीं हुई। अविनाश बाबू को भी उनकी 50 रुपए की टिकट वापस मिल गई थी। फेलूदा को जितना पैसा मिला उससे हम लोगों ने 3 दिन तक रेस्तरां में खाना खाया और 2 शो सिनेमा के देखे। फिर भी उनकी जेब में कुछ रुपए रह ही गए। आज तीसरे पहर घर पर रहकर हम चाय पीने बैठे तो मैंने फेलूदा से कहा, मैंने सोचकर एक चीज ढूंढ निकाली है, वो ठीक है या नहीं बतलाओगे? तूने क्या सोचा है? मुझे लगता है कैलाश बाबू के पिताजी की समझ में ये बात आ गई थी कि केदार बाबू कैलाश बाबू बनकर बैठ गए हैं और यही वजह है कि वे उनकी ओर इस तरह घूर रहे थे। पिता निश्चय ही अपने जुड़वा लड़के के बीच के अंतर को समझ जाता है ना ये बात? इस मामले में अगर ऐसी बात न भी हो तो कोई बात नहीं, मगर तुम्हारा और मेरा विचार ठीक ही है। इस वजह से मैं तुम्हें सम्मानित करने जा रहा हूं। ये कहकर फेलूदा ने मेरे प्लेट में से एक जलेबी उठाकर अपने मुंह के अंदर डाल ली। किस्से वाला किस्से कभी खत्म नहीं होते। जीवन कहानियों की नाव पर चलता है। किस्से वाला फिर मिलेगा एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। किस्सा पसंद आया तो कमेंट में बताइए, लाइक करके जाइए।